गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आपने फैबुलस एकेडमी के ऐप को डाउनलोड कर लिया होगा, जिस पे आपको ऑनलाइन टेस्ट अवेलेबल हो रहे हैं। आपने टेस्ट दिया होगा ऑनलाइन, और जिन स्टूडेंट्स ने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड टेस्ट दे दिया है, फर्स्ट और सेकंड टेस्ट का सलूशन आपको मिल गया होगा। और थर्ड टेस्ट का जो सलूशन जो आज हम करने जा रहे हैं कि आपने जो क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, जो आपने आंसर रिप्लाई किया, वो आपकी आंसर राइट है या रॉन्ग है, आपने कितने क्वेश्चंस राइट किए हैं, कौन सा क्वेश्चन आपका गलत हो गया है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन पेपर थर्ड इंग्लिश का जो पोर्शन है वो हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो अगला पोर्शन आपका रीजनिंग और जीएस का है वो नेक्स्ट इसके बाद जस्ट होगा। तो फ्रेंड्स, आप जिन स्टूडेंट्स ने टेस्ट नहीं दिया है वो स्टूडेंट्स पहले ऑनलाइन टेस्ट दें, उसके बाद इस वीडियो को देखें, जिससे आपको पता चलेगा कि आप कंपटीशन में कहाँ स्टैंड कर पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अपन टाइम ज़्यादा नहीं लेते हुए सीधे हम क्वेश्चन पेपर की ओर बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, नीदर अब्दुल नोर करीम हैज़ डन होमवर्क। यहाँ क्या करेंगे, देखिए फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक क्वेश्चन जो आया है वो कौन सा टॉपिक का है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टॉपिक से है। नीदर और नॉर का रूल अप्लाई करना है दोस्तों, ठीक है। यहाँ समझिएगा आप, नीदर नॉर का रूल क्या कह रहा है, नीदर और नॉर, नीदर नॉर में हमेशा जो वर्ब आती है वो नॉर के बाद जो भी नाउन प्रोनाउन आता है दोस्तों, उसके अनुसार क्या होता है, वर्ब आती है। पहली कंडीशन समझिएगा, नीदर नॉर वाले सेंटेंस में नॉर के बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन आती है उसके अनुसार वर्ब आती है। यदि यहाँ सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आ जाती है, यदि प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आ जाती है। क्लियर फ्रेंड्स। सेम कंडीशन ईदर और में अप्लाई होती है, ईदर और प्लस नाउन या प्रोनाउन, यहाँ कोई भी नाउन प्रोनाउन हो तो और के बाद जो भी नाउन प्रोनाउन दी है उसके अनुसार वर्ब आ जाती है। क्लियर फ्रेंड्स। अब यहाँ बात कर रहे हैं क्वेश्चन में पजेसिव की। ध्यान रखिए दोस्तों, ऑप्शन में क्या है आपके, पजेसिव केस दिए हुए हैं। तो पजेसिव एडजेक्टिव की मैं बात करूँ, पजेसिव एडजेक्टिव, तो पजेसिव एडजेक्टिव में से क्या होगा दोस्तों, इसके लिए आप समझें कि जो और नॉर है, और या नॉर जो भी सेंटेंस में दिया हुआ है, इसके बाद में जो भी नाउन या प्रोनाउन आ रहा है उसके अनुसार ही पजेसिव आता है। किसके अनुसार आएगा, इस नाउन या प्रोनाउन के अनुसार। अगर मान लीजिए फ्रेंड्स यहाँ पर ही का ही प्रोनाउन आ रहा है तो इसका पजेसिव होगा आपके पास में हिज, ठीक है। अगर सी हो तो हो जाएगा हर, और दे हो तो हो जाएगा देयर, वी हो तो होगा अस, और दे हो तो होगा वी, होगा तो अवर होगा, वी के साथ में अवर का यूज़ करेंगे पजेसिव में। तो इस प्रकार देखिएगा, यदि किसी पर्सन का नाम है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, व्यक्ति का नाम आ जाए तो व्यक्ति का नाम मैस्कुलाइन फॉर्म में रहेगा तो वहाँ हिज हो जाएगा पजेसिव, और यदि गर्ल का नाम है तो सी प्रोनाउन होता है, सी का पजेसिव एडजेक्टिव बनता है हर। क्लियर फ्रेंड्स। तो यहाँ देखिएगा, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम, नीदर अब्दुल नॉर करीम, तो यहाँ करीम की बात कर रहे हैं दोस्तों। देखिएगा, नॉर के बाद में क्या है, करीम, इसीलिए यहाँ पर आपके पास में हैज़ का प्रयोग हुआ। ये हैज़ आया है करीम के अनुसार, तो करीम के अनुसार यहाँ जो पजेसिव बनेगा सिंगुलर, वो क्या होगा दोस्तों, हिज होगा। क्या होगा, हिज। तो देखिएगा, प्लूरल में आता है देयर, हिज सिंगुलर फॉर्म हो गया, देम ऑब्जेक्टिव केस है, देयर एडवर्ब है, देयर क्या है, एडवर्ब है फ्रेंड्स, यहाँ पर देयर एडवर्ब का रूप है, तो आंसर हुआ आपका हिज। बात समझ में आ गई दोस्तों। एक सेंटेंस समझिएगा, यहाँ पर जैसे जनरली दिया हुआ आ जाता है, इधर ही और आई ब्लैंक्स गोइंग टू स्कूल, गोइंग टू स्कूल। देखिए स्टूडेंट्स, अक्सर आप यहाँ गलती करते हैं, कैसे, इधर ही और आई, तो यहाँ देखिएगा जो वर्ब आएगी वो इज, आर, एम में से क्या होगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि आई देखते हैं, ठीक,
और आई के बाद में क्या है, आइदर ही और आई, तो आई के बाद एम आना चाहिए ना, तो यहाँ पर क्या हुआ, आई के अनुसार क्या हो जाएगा दोस्तों, एम आ जाएगा। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, एज वेल एज की अगर मैं बात करूँ कि ही एज वेल एज आई ब्लैंक्स गोइंग टू स्कूल। अब फ्रेंड्स क्या इसमें यही रूल अप्लाई होगा, नहीं माय डियर, ये विशेष ध्यान रखने की बात है। जब क्वेश्चन में एज वेल एज दिया हुआ है दोस्तों, देखिएगा जब एज वेल एज आए तो क्या होगा, पहले जो एज वेल एज है तो वहाँ एज वेल एज के बाद वाली नाउन नहीं, पहले वाली नाउन या प्रोनाउन। क्या है एज वेल एज के पहले, ही, तो ही के अनुसार क्या होगा, इज आएगा। ध्यान रखिएगा, एज वेल एज में पहले वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार आता है, जबकि इधर नीदर में और के बाद नोर दिया है तो नोर के बाद वाली नाउन या प्रोनाउन के अनुसार वर्ब आती है। तो यहाँ ही के अनुसार क्या हुआ दोस्तों, इज आया है। जनरली स्टूडेंट गलती करते हैं कि आई के साथ तो सर एम आता है, आई के साथ इज कैसे आ गया, तो ध्यान रखिएगा यहाँ ये रूल अप्लाई किया गया है। तो एज वेल एज में पहले एज वेल एज हो, विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, गवर्न बाई, हेडेड बाई, रन बाई, कंट्रोल्ड बाई, ये सभी वर्ड जो यूज़ किए जाते हैं, एंड का रूल है, बट का रूल है, ठीक है, लाइक, अनलाइक, बिसाइड्स, इनमें पहले वाली नाउन और प्रोनाउन के अनुसार वर्ब आती है। क्लियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। इसके साथ एज वेल एज के साथ और कौन से वर्ड, जैसे यहाँ विद दिया हुआ आ जाए, अलोंग विद आ जाए, विद, अलोंग विद, लाइक, अनलाइक, ठीक है, लाइक, अनलाइक, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, ये सभी वर्ड्स यहाँ अप्लाई किए जाते हैं। तो आई होप आपको पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया फ्रेंड्स। सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, आई ब्लैंक्स रादर फेल देन अडॉप्ट अनफेयर मीन्स। ध्यान रखिए दोस्तों, यहाँ पर रादर वर्ड प्रयोग किया गया है और आपको पता है दोस्तों रादर के साथ में वुड का प्रयोग किया जाता है, रादर के साथ में वुड का यूज। तो यहाँ आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, वुड रादर। क्या होगा, वुड रादर। क्लियर, ध्यान रखिएगा, जैसे हैड बेटर, हैड बेटर, देखिएगा दोस्तों, हैड बेटर, हैड बेटर और वुड रादर, ठीक है। रादर जो है ये नेगेटिव पार्ट का रूप होता है दोस्तों, वुड के साथ में नोट नहीं लगाते हम, जनरली रादर का प्रयोग करते हैं। और ये किसको डिफाइन करता है, रादर नोट को डिफाइन करता है। जैसे जहाँ पर सेंटेंस में हमें नोट यूज़ करना हो वहाँ हम वुड के साथ में रादर यूज़ कर लेते हैं। क्लियर फ्रेंड्स, अब देखिएगा यहाँ एक चीज़ और समझिएगा आप, जैसे जो वर्ड दिया हुआ है मीन्स, इसके डबल मीनिंग होते हैं दोस्तों। कैसे, जनरली सेंटेंस में दिया होता है, जैसे मैंने कहा हिज मीन्स ब्लैंक्स सिंपल, हिज मीन्स ब्लैंक सिंपल, और दूसरा मैंने एक सेंटेंस लिख दिया हिज मीन्स ब्लैंक्स स्मॉल। अब देखिएगा दोस्तों, दोनों ही चीज़ों में सब्जेक्टिव केस का रूप अगर मैं बात करूं, हिज मीन्स सेम आ रहा है ना। लेकिन यदि यहाँ आप वर्ब की बात करें कि इज, आर, एम जो बी की फॉर्म है, तो ये सिंगुलर फॉर्म में आएगा या प्लूरल फॉर्म में आएगा। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, सिंपल का मतलब आसान, सिंपल का मतलब आसान से है, एक माध्यम है, ठीक है ना, तरीका है किसी काम को करने का, तो कार्य को करने का तरीका, ठीक है, उसका जो माध्यम है उसके लिए प्रयोग होता है, तो वहाँ सिंगुलर फॉर्म काम करती है। क्लियर, और जब हम सोर्स की बात करते हैं, स्रोतों की बात करते हैं, ठीक है ना, तो उस सिचुएशन में आर का प्रयोग होता है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, हिज मीन्स इज सिंपल, ठीक है, और हिज मीन्स आर स्मॉल, स्मॉल छोटे आकार में छोटे हैं तो सोर्स हो गए वो वहाँ। तो यहाँ आपके पास मीन्स का ऐसे ही वेज शब्द होता है, उसके भी दो मीनिंग निकलते हैं। क्लियर, तो आई होप आपको ये वर्ड क्लियर हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। थर्ड क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स। थर्ड क्वेश्चन में रीड आउट करें क्वेश्चन को। अक्सर स्टूडेंट्स गलती करते हैं एग्जाम फोबिया की वजह से, जल्दीबाजी में, हड़बड़ाहट में वो क्वेश्चन पूरा पढ़ते नहीं हैं और
जल्दी से आंसर दे देते हैं, गलत हो जाता है माय डियर। पहले क्वेश्चन को कंप्लीट रीड आउट करें। देखिएगा, स्पॉट द एरर इन द सेंटेंस। आई एम वन ऑफ दोज हु बिलीव्स दैट। आई एम वन ऑफ दोज, मैं उन लोगों में से एक हूँ, हु बिलीव्स, जो विश्वास करते हैं कि द रूल्स ऑफ ग्रामर, ग्रामर के जो नियम हैं, मस्ट बी टॉट, सिखाए जाने चाहिए, टू एवरी पर्सन, प्रत्येक व्यक्ति को सीखना होगा। अब यहाँ देखिएगा दोस्तों, आपको एरर कहाँ नजर आया? सबसे पहले सब्जेक्ट देखें, आई के साथ बी की फॉर्म दे रखी है एम, उसके बाद वन ऑफ दोज, हु क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन। और आपने रूल पढ़ा होगा फ्रेंड्स कि जब भी कभी वाक्य में वन ऑफ की बात हो तो वन ऑफ के बाद आने वाली जो नाउन या जो प्रोनाउन है, नाउन या प्रोनाउन, ये नाउन या प्रोनाउन हमेशा कैसा होता है फ्रेंड्स? प्लूरल होता है, पहली कंडीशन, ठीक है। इसके बाद दूसरा रूल हमने ये पढ़ा कि WH वर्ड में, WH वर्ड रिलेटिव प्रोनाउन का कार्य करता है, तो यहाँ मैं कहूँ कि हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। हु रिलेटिव प्रोनाउन जब दिया हो तो फ्रेंड्स क्या करना है? इसके पहले जो भी नाउन या प्रोनाउन दे रखी हो उसी के अनुसार क्या होता है? वर्ब आती है। क्लियर? तो यहाँ यदि सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, यदि नाउन प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। अब आपके सेंटेंस की ओर बढ़िएगा। हु से पहले क्या है? दोज, और दोज वर्ड क्या है सेंटेंस में? यहाँ दिया है दोज, और दोज प्लूरल है, तो माय डियर आप ध्यान रखें, दोज के अनुसार यहाँ प्लूरल फॉर्म आएगी बिलीव। क्या होगा दोस्तों? बिलीव आएगा, नॉट बिलीव्स। बिलीव्स कब होगा? ये सिंगुलर वर्ब है, तो एरर कहाँ है दोस्तों? यहाँ एरर है। क्लियर? तो कौन से पार्ट में हुआ? ए पार्ट में एरर हुआ। क्लियर? तो ये आपका ए पार्ट में एरर है। बात समझ में आ गई दोस्तों? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? देखिएगा फ्रेंड्स, आई हैव नेवर सीन हिम दैट अनफॉर्चुनेट इवेंट हैपेंड इट। यहाँ पहले आप समझे कि किस टेंस की बात कर रहे हैं हम। आई हैव नेवर सीन, आई हैव नेवर सीन किस टेंस में होता है? प्रेजेंट परफेक्ट में। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो पहला सेंटेंस है ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर रहा है। किसकी बात करेगा? प्रेजेंट परफेक्ट की। और आपको पता है प्रेजेंट परफेक्ट में वो आपकी थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है। आगे देखिएगा, आई हैव नेवर सीन, नेवर क्या है? टाइम एडवर्ब है। हिम उसे, ब्लैंक्स। अब आपको ऑप्शन में देखना है क्या पूछ रहा है ये। देखिएगा, व्हेन टाइम एडवर्ब रिलेटिव प्रोनाउन, सिंस एक प्रेपोजिशन है, फॉर ये भी प्रेपोजिशन है, आफ्टर भी प्रेपोजिशन है। क्लियर? आगे देखिएगा, दैट क्लोज से वाक्य जुड़ा हुआ है, अनफॉर्चुनेट इवेंट हैपेंड। देखिएगा, आई हैव नेवर सीन हिम, मैंने उसे कभी नहीं देखा। दैट की अनफॉर्चुनेट इवेंट हैपेंड, जो अनफॉर्चुनेट है, अनफॉर्चुनेट का मतलब जो दुर्भाग्यशाली चीज़ें हैं, जो अनलक्की चीज़ें हैं। ध्यान रखिएगा, अनफॉर्चुनेट मीन्स अनलक्की। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये इसका सिनोनिम हो गया अनलक्की। इवेंट हैपेंड, जो अनहैप्पी इवेंट हुई है, वो इवेंट जब से हुई है मैंने उसे नहीं देखा। कब से नहीं देखा? जब से वो घटनाएं हुई हैं। कब से? जब से। टाइम की बात हो रही है दोस्तों, तो यहाँ टाइम जो होगा उसकी बात करेंगे। व्हेन टाइम है, सिंस टाइम है, फॉर। तो प्रेजेंट परफेक्ट की मैं बात करूं तो प्रेजेंट परफेक्ट में टाइम के लिए, ध्यान रखिएगा दोस्तों, टाइम को मेंशन करने के लिए दो प्रेपोजिशन आती हैं, फॉर और सिंस। ध्यान रखिएगा दोस्तों, टाइम के लिए फॉर और सिंस का प्रयोग किया जाता है। तो सिंस का प्रयोग होता है पॉइंट ऑफ टाइम। ध्यान रखिए दोस्तों, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस होता है और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का यूज होता है। पीरियड ऑफ टाइम। हिंदी भाषा की मैं बात करूं तो मैं कहूँगा निश्चित समय के लिए सिंस होता है और अनिश्चित समय के लिए फॉर होता है। तो फ्रेंड्स, सिंस जो है ये तो आया हमारा निश्चित समय, निश्चित समय की बात की गई है, और फॉर का जो यूज है
वो अनिश्चित समय के लिए है। अनिश्चित समय, वो समय जो निश्चित नहीं है, अनिश्चित है। अब अपन यहाँ कैसे डिसाइड करें दोस्तों? जैसे मैंने कहा 2 घंटे, जनरली आपके माइंड में आएगा सर ये तो निश्चित है। मैंने कहा 4 दिन, आप कहेंगे 4 दिन तो निश्चित है। मैंने कहा 7 डेज, आपने कहा सर ये भी निश्चित है। 2 महीने, ये भी निश्चित है। नो माय डियर, आप इस पर ध्यान से देखिएगा कि जब पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो तो एक यूनिट आती है। यूनिट कैसे है देखिएगा, यहाँ पर जैसे दिन की कोई अवधि हो, 24 घंटे में से एक अवधि, सुबह, शाम, दोपहर, ये जो टाइम है, रात्रि, दिन, तो ये 24 घंटे के पीरियड में जो एक्शन है वो एक ही बार हो रही है। जैसे मैंने कहा मॉर्निंग, तो 24 घंटे मॉर्निंग कितनी बार हुई? एक बार हुई, तो ये सिंस निश्चित हो गया, पॉइंट हो गया। आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट, तो यहाँ मैं कह सकता हूँ जैसे दिन की अवधि, दिन की अवधि की बात करूँ तो दिन की अवधि में क्या हुआ, जैसे मॉर्निंग वर्ड आ गया, मॉर्निंग, इवनिंग, मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, ये क्या लेते हैं? सिंस लेते हैं। क्लियर फ्रेंड्स? दूसरा मैं कहूँ, अगर हम सप्ताह के दिनों की बात करें तो वहाँ भी क्या होता है? सिंस का प्रयोग होता है, जैसे मंडे टू संडे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद बात करें हम यहाँ पर महीनों के नाम की, तो महीनों के नाम जैसे जनवरी टू दिसंबर, जनवरी टू दिसंबर तक जो मंथ है वो भी सिंस लेते हैं। इसके बाद में अगर अपन बात करें, जैसे मैं कहूं कि अभी 2020 चल रहा है तो ये भी क्या है? सिंस लेगा, जैसे 2020। ठीक है, हम बात करें जैसे 1947 की बात करें, ईसवी सन हिंदी में कहते हैं इनको, ईसवी सन, और इंग्लिश में इनके साथ में एडी लग जाता है, बीसी लग जाता है। आफ्टर डेथ ऑफ क्रिस्ट, जैसे एडी आफ्टर डेथ ऑफ क्रिस्ट, और जैसे मैं कहूँ कि 2000 BC, 2000 BC, इट मीन्स हो गया 2000 ईसा पूर्व। ध्यान रखिएगा, आफ्टर डेथ ऑफ क्रिस्ट को कहते हैं ईसा के जन्म के मृत्यु के बाद की जो घटनाएं ईसवी सन में गिनी जाती हैं। पहले की हम ईसा पूर्व के रूप में गिनते तो BC और AD। ध्यान रखिएगा दोस्तों। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर पीरियड ऑफ टाइम की, तो पीरियड ऑफ टाइम में क्या हुआ, पहले कोई अंक दिया हुआ है दोस्तों और उसके बाद में समय सूचक शब्द हो, समय सूचक शब्द। अब समय सूचक शब्द की मैं बात करूं तो देखिएगा, जैसे मैंने कहा 2, 4, 6, 5 कोई भी अंक हो सकता है, और समय सूचक शब्द क्या हुआ, जैसे दिन है, दिन, महीने, वर्ष, घंटे। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा 2 दिन, 4 घंटे, 6 महीने, 5 महीने, तो ये अंक लगा हुआ है, ये फॉर को इंडिकेट करेगा। क्लियर फ्रेंड्स, बात समझ में आ गई होगी आपको। फॉर प्रेपोजिशन और सिंस प्रेपोजिशन का यूज़ कहाँ हो रहा है? आफ्टर एक्शन के बाद की करते हैं, व्हेन टाइम को ऐड करता है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ आपका आंसर पता लग गया फ्रेंड्स, आपका आंसर क्या हुआ? सिंस। आंसर क्या हुआ आपका? सिंस, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट की बात की गई है, और पीरियड ऑफ टाइम की, क्योंकि यह निश्चित टाइम क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम है, पीरियड नहीं दिया। अनफॉर्चुनेट इवेंट हैपेंड, जब वो घटना घटित हुई, कब? एक निश्चित समय पर हुई थी, उसकी बात कर रहा है, इसलिए यहाँ सिंस का प्रयोग किया जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर द अंडरलाइन वर्ड you would have succeeded if you acted upon my advice। देखिए दोस्तों, पहले हम बात करें यहाँ पर सेंटेंस में, देखिएगा you would have succeeded if you, ध्यान रखिएगा if क्लॉज वाला वाक्य है, कंडीशनल क्लॉज। if you acted upon my advice, फ्रेंड्स आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कंडीशनल सेंटेंस की बात करेंगे अपन, यहाँ कंडीशनल सेंटेंस। और कंडीशनल सेंटेंस में यदि सेंटेंस इफ, एज इफ, इवन दो, एज दो, इवन दो, एज दो, इफ ओनली, अगर इनसे वाक्य शुरू हो रहा हो तो ध्यान दीजिएगा, इनके जस्ट बाद जो सेंटेंस आ रहा है, यदि वो सिंपल प्रेजेंट का हो, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सिंपल प्रेजेंट का हो, तो आगे वाला जो सेंटेंस होगा वो होगा आपका फ्यूचर में। किस में होगा दोस्तों?
फ्यूचर टेंस में होगा, सिंपल फ्यूचर में होगा। मैं ये कहूँ कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई आए तो बाद वाले वाक्य में विल और शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पहली कंडीशन है दोस्तों। दूसरी कंडीशन क्या है, यदि मान लीजिए आपको एज इफ इवन दो वाले वाक्य में वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई हो तो बाद में क्या होगा, पास्ट का, फ्यूचर का पास्ट पार्टिसिपल, फ्यूचर का पास्ट पार्टिसिपल का रूप। इट मीन्स मैं कहूँ कि सेंटेंस में वुड और शुड का प्रयोग किया जाएगा। क्लियर फ्रेंड्स, वुड और शुड का प्रयोग किया जाएगा। और थर्ड जो कंडीशन है वो समझिएगा, तीसरी कंडीशन क्या है, यदि इफ एज इफ से वाक्य शुरू हो तो वाक्य में यदि मान लीजिए आपको हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी हो तो नेक्स्ट सेंटेंस में दिया हुआ आएगा वुड हैव प्लस वी थर्ड या शुड हैव प्लस वी थर्ड। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ क्या दिया हुआ आ सकता है अपने को, सेंटेंस में ये दिया हुआ आ सकता है। क्लियर। अब देखिएगा जो क्वेश्चन आपको दिया है कंडीशनल क्लोज का, उसका पैटर्न देखें क्या दिया है, वुड हैव सक्सेडेड। इट मीन्स इफ क्लोज वाला जो सेंटेंस होगा वो आपका पास्ट परफेक्ट में होगा। फ्रेंड्स किस में होगा, पास्ट परफेक्ट में। किस में दे रखा है, सेकंड फॉर्म का रूप। तो ध्यान रखिएगा, वुड हैव सक्सीडेड इफ यू एक्टेड अपॉन माई एडवाइस। तो यहाँ एक्टेड नहीं होगा, हैड एक्टेड होगा। क्या होगा फ्रेंड्स, हैड एक्टेड। तो आपका ऑप्शन ए यहाँ आपका ऑप्शन राइट होगा। क्लियर फ्रेंड्स, बात समझ में आ गई आपको। कंडीशनल क्लोज का ध्यान में रखना है। और सपोजिशनल जो सेंटेंस होते हैं, ध्यान रखिएगा, सपोजिशनल सेंटेंस जो काल्पनिक वाक्य होते हैं जिनमें अपन कल्पना करते हैं, वहाँ पर हमेशा वर का यूज़ करते हैं दोस्तों, वॉज कभी नहीं आता। जैसे इफ़ आई वर ए डॉक्टर, इफ़ आई वर ए डॉक्टर। मैं कहूँ इफ़ आई वर ए बर्ड, इफ़ आई वर ए बर्ड। और यदि मैं कहूँ इफ़ ही वर ए बर्ड। ध्यान रखिएगा दोस्तों, सपोजिशनल सेंटेंस एंड कंडीशनल सेंटेंस। सपोजिशनल में जहां मैं कल्पना कर रहा हूं, किसी को विश कर रहा हूं, ठीक है, ऐसी सिचुएशन में सिंगुलर और प्लूरल दोनों होने पर, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो और चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो, दोनों ही स्थितियों में वर का यूज़ किया जा रहा है। जैसे आई के साथ वर आ रहा है, ही के साथ भी वर आ रहा है। क्लियर। कंडीशनल सेंटेंस का रूल मैंने अप्लाई किया, हैड थर्ड दिया हो तो वुड हैव शुड हैव होता है, सेकंड फॉर्म दी हुई हो तो वुड शुड का प्रयोग करते हैं, और फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट की बात हो तो वहाँ विल और शैल करते हैं। तो आई होप आपको बात समझ में आ गई दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा, द वर्ड कर्टियस इज सिमिलर इन मीनिंग टू। जो कर्टियस वर्ड दिया है इसका सिमिलर देखना है आपको। पहली चीज आप ये देखिए दोस्तों, कर्टियस क्या होता है। देखो कर्टियस जो वर्ड है, आप इसको समझने के लिए मैं आपको एक छोटा सा लॉजिक बता देता हूँ दोस्तों। आप कोर्ट याद रखें। क्या याद रखें, कोर्ट। देखो क्या दिया है, कोर्ट। इसको प्रोनाउंसिएशन इसका कर्टियस होता है दोस्तों, लेकिन आपको याद क्या रखना, कर्टियस में कोर्ट याद रखो। और कोर्ट में बड़ी शालीनता से जाते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, कोर्ट में जो जजेस होते हैं, एडवोकेट होते हैं, वो बिल्कुल वेल मैनर्ड होते हैं, वेल बिहेव्ड करने वाले होते हैं। क्लियर, न्याय करने वाले होते हैं। ध्यान रखो दोस्तों। तो यहाँ कर्टियस जो वर्ड है इसका अर्थ होता है विनम्र होना। ध्यान रखिएगा दोस्तों, विनम्र होना, बहुत ही सदाचार वाला होना। तो अब देखिएगा ऐसा जो सिमिलर वर्ड यहाँ कहाँ मिल रहा है। पहली चीज़ देखिएगा, रिलेटेड टू ए कोर्ट। क्या कोर्ट से संबंधित है फ्रेंड्स? कोर्ट बोला है मैंने, कोर्ट से संबंधित नहीं है। कोर्ट में रहने वाले लोगों के व्यवहार की बात करूंगा मैं, उनके व्यवहार की बात है, न कि कोर्ट की बात है। तो ये तो आपका कैंसिल हो गया, राइट। सेकंड पे चलते हैं, इम्पोलाइट। देखिएगा पोलाइट आप जानते हैं दोस्तों, पोलाइट का मतलब होता है विनम्र, और इसका इम्पोलाइट, इम क्या है, उपसर्ग है, पफिक्स है, और ये बन जाएगा इम्पोलाइट। तो ये हो गया विनम्र से अविनम्र, यानी जो विनम्र नहीं है, विनम्र नहीं है। तो ये तो क्या हुआ दोस्तों, एंटोनिम हुआ। ये तो क्या है,
एंटोनिम है किसका? कर्टियस का एंटोनिम क्या हो गया? इम्पोलाइट। अब बात करते हैं पोलाइट। पोलाइट मीन्स क्या होता है आप जानते हैं, विनम्र होता है। और काइंड मीन्स होता है दयालु। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जनरली अगर आप ये देखेंगे स्टूडेंट्स, देखो गलती कहाँ होती है, एग्जाम में भी आप इस प्रकार से सोचते हैं कि कर्टियस जो मीनिंग है उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है। इसका एक्चुअल मीनिंग हुआ विनम्र। अब इसका अगर मैं सिमिलर कहूँ तो काइंड भी सिमिलर होता है, मैं कहूँ पोलाइट तो पोलाइट भी इसका सिमिलर है, दोनों सिमिलर हैं फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा पहली चीज़। लेकिन अगर हम लेक्सिको की बात करें, इसके अर्थ की बात करें, ठीक है, आप ध्यान रखिए दोस्तों, इन चीज़ों का जब हम सिमिलर वर्ड, एंटोनिम, सिनोनिम, जो पर्टिकुलर वर्ड दिया है इसका यूज़ किस सेंस में होता है, इसके लिए आप स्टडी करें lexico.com पर। ध्यान रखिएगा दोस्तों, lexico.com पर, इट मीन्स ये क्या है, डिक्शनरी है ऑक्सफोर्ड बेस्ड, ठीक है। इसके ऊपर आपको एंटोनिम, सिनोनिम प्लस उसका सेंटेंस में यूज़ कैसे किया जा रहा है ये भी आपको यहाँ मिलेगा। मैं आपको यहाँ पर लेक्सिको के बेस पर कि इसका यूज़ किस सेंस में हो रहा है ये भी बताऊंगा दोस्तों। देखिएगा, कर्टियस जो वर्ड है इसके मैं पहले सिमिलर की बात कर लूँ तो कर्टियस का यहाँ सिमिलर अगर और भी वर्ड देखें अपन कि भाई और क्या हो सकते हैं, तो देखिएगा वेल ब्रेड। वेल ब्रेड, वेल ब्रेड का मतलब, ब्रेड का मतलब पालन पोषण जिसका है वो कैसा किया हुआ है, अच्छा किया हुआ है, वो कर्टियस है। दूसरा यदि मैं कहूँ वेल बिहेव्ड, वेल बिहेव्ड, जिसका वेल बिहेव है, व्यवहार बहुत अच्छा है। मैं कहूँ जो सिविलाइज्ड है, सिविलाइज्ड जो सभ्य है, जो सभ्य है वो भी क्या है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कि जो बिल्कुल रेस्पेक्टेबल पर्सन है, कौन है, रेस्पेक्टफुल, वो भी क्या कर्टियस है, रेस्पेक्टफुल। इसके बाद अपन बात करें जैसे यहाँ पर पोलाइट की बात की अपन ने, तो ये जो वर्ड है ये सिमिलर वर्ड है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, पोलाइट। विनम्र होना, देखिएगा दोस्तों, वेल ब्रेड, वेल बिहेव्ड, सिविलाइज्ड, रेस्पेक्टफुल, पोलाइट, ये क्या है, इसके सिनोनिम है। अब मैं इसके अगर एंटोनिम की बात करूं दोस्तों कि कर्टियस का एंटोनिम क्या होगा, तो दोस्तों कर्टियस का जो एंटोनिम होगा, एंटोनिम्स इसके विपरीत अर्थ जो होंगे वो क्या होंगे, जैसे कर्टियस विनम्र व्यवहार करने वाला। अब जिसका व्यवहार अच्छा नहीं है वो क्या है, इम्पोलाइट है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, पोलाइट नहीं है तो वो क्या है, इम्पोलाइट है। वो कैसा है, वो रूड है, इल मैनर्ड है, इल मैनर्ड है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, वो इल मैनर्ड है, अनसिविलाइज्ड है। यहाँ मैं इसको और भी कह सकता हूँ कि वो अनसिविलाइज्ड है, अनसिविलाइज्ड, अनसिविलाइज्ड है, ये भी हम कह सकते हैं। वो डिसग्रेसफुल है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, एंटोनिम के रूप में इम्पोलाइट, रूड, इल मैनर्ड, अनसिविलाइज्ड, ये तो क्या है इसके एंटोनिम है। और वेल ब्रेड, वेल बिहेव्ड, सिविलाइज्ड, रेस्पेक्टफुल, पोलाइट, ये इसके क्या है, सिमिलर वर्ड है। बात समझ में आ गई दोस्तों। इन वर्ड्स में से अब आप कहेंगे सर काइंड वर्ड क्यों नहीं है, तो ध्यान रखिए दोस्तों, यहाँ काइंड का मतलब होता है किसी के प्रति सिंपैथी दर्शाना। ध्यान रखिए दोस्तों, काइंड मीन्स किसी के प्रति सिंपैथी, सहानुभूति प्रकट करना, किसी के प्रति दयालुता दर्शाना, किसी के ऊपर पिटी करना, दया दर्शाना, ये इसके सिनोनिम आएंगे। क्लियर, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ बात समझ में आ गई। तो फ्रेंड्स, जिन्होंने अभी तक फैबुलस एकेडमी का ऐप डाउनलोड नहीं किया है वो ऐप डाउनलोड कर लें, जिससे हम आपको यहाँ पर हर सिनोनिम, एंटोनिम का मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा कि याद कैसे रखा जाएगा, कैसे याद रखें। तो आप ऐप डाउनलोड कर लें, उनमें प्रत्येक टॉपिक का जो वीडियो है PDF आपको अवेलेबल होगा, तो आप टेस्ट भी दें, उसके डिस्कशन को देखें और अपने आप को जांचें, परखें कि आप कहाँ तक स्टैंड कर पा रहे हैं, सिलेबस आपने कहाँ तक कवर कर लिया, परफॉर्मेंस क्या रह रही है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, क्या है, द अपोजिट ऑफ द वर्ड ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट, ऑप्टिमिस्टिक मीन्स क्या होता है दोस्तों, आशावादी। ध्यान रखिएगा, आशावादी, जो आशावादी है, जो होपफुल है, होपफुल
जो आशा है जिसको, वो होपफुली जो व्यक्ति होगा वो क्या है, ऑप्टिमिस्ट है। अब जिसमें होपनेस नहीं है वो क्या होगा, पेसिमिस्ट होगा। क्या होगा दोस्तों, पेसिमिस्ट होगा। तो ऑप्टिमिस्टिक का अगर मैं बात करूं कि इसका एंटोनिम क्या होगा, अपोजिट क्या होगा, तो पेसिमिस्टिक होगा। ऑप्टिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक, ध्यान रखिएगा दोस्तों। एग्जाम में क्या होता है, जैसे दिया हुआ गया ऑप्टिमिस्ट, ध्यान रखिएगा, और ऑप्शन में क्या मिलेगा, पेसिमिस्ट, पेसिमिस्टिक, दो दिए हुए हैं। अब आप सोचेंगे कि पेसिमिस्ट तो होता है, राइट, ध्यान रखिएगा, समझ लीजिए इसको। मैंने कहा ऑप्टिमिस्ट, ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ कि ऑप्टिमिस्ट का एंटोनिम क्या होगा। अब ऑप्शन में क्या है दोस्तों, आपको पेसिमिस्ट भी दिया हुआ है, पेसिमिस्ट भी दिया हुआ है और पेसिमिस्टिक भी दिया हुआ है। पेसिमिस्ट भी दिया है, पेसिमिस्टिक भी दिया है। अब आपका राइट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, यहां आपको समझना है कि जब कभी भी जो वर्ड नाउन के रूप में है तो उसका एंटोनिम आपको नाउन के रूप में देखना है, यदि वर्ब है तो वर्ब के रूप में देखना है, यदि एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव के रूप में देखना है। जिस फॉर्म में क्वेश्चन में दिया हुआ वर्ड है उसी फॉर्म में आपको उसका एंटोनिम और सिनोनिम बताना है। क्लियर, देखिएगा ऑप्टिमिस्ट दिया है तो यहाँ पेसिमिस्टिक नहीं होगा। क्लियर, क्या होगा, पेसिमिस्ट, निराशावादी, ठीक है, पेसिमिस्टिक निराशावादी, ऑप्टिमिस्टिक आशावादी। तो यहाँ आपका आंसर, अब देखिएगा होपफुल तो क्या है, सिनोनिम है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। फिर मैंने कहा आइडियल, आइडियल का मतलब क्या होता है, आदर्श होना, आइडियल आदर्श होना, जो किसी के लिए आदर्श होता है, किसी के लिए ऑनरेबल होता है, रेस्पेक्टफुल पर्सन होता है, उसको आइडियल कहते हैं। और डल आप जानते हैं दोस्तों, ब्राइट का एंटोनिम है, ब्राइट का एंटोनिम, ध्यान रखिए दोस्तों, ब्राइट का अपोजिट डल होता है। और डल का अगर मैं कहूँ कि इसके सिनोनिम की बात करें तो जैसे आपको पता होगा ब्राइट लेस कर देंगे हम, क्या कर देंगे, ब्राइट लेस। तो लेस लगाते ही दोस्तों क्या बन जाएगा इसका, ब्राइट लेस होते ही ये आपका सिनोनिम बन जाएगा, लेस ऐड करते ही सिनोनिम बनेगा, ब्राइट वर्ड यूज करते ही क्या हो जाएगा, एंटोनिम बन जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेलिंग इज करेक्ट, कौन सा स्पेलिंग करेक्ट है। आप देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ स्पेलिंग की बात कर रहे हैं, कमिटमेंट, कमिटमेंट, देखिए बोलने में आ रहा है कमिट, कमिट, तो एम को मैं यहाँ जोड़ दे रहा हूँ, देखिएगा कमिटमेंट, तो कमिट, कमिट, कमिट एक ही बार आ रहा है ना, कमिटमेंट, मेंट में हमेशा MENT होता है दोस्तों, क्या होता है, देखिएगा कमिटमेंट, वर्ड क्या है आपके पास में, कमिटमेंट, तो MENT, कमिटमेंट, 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 तो मंट नहीं होता है दोस्तों। पहली चीज़ तो आप ये ध्यान रखें, मंट नहीं होता है, मेंट होता है। तो मंट वाले ऑप्शन आप पहले ही क्रॉस कर दें कि ये तो आंसर हो ही नहीं सकते, तो यहाँ भी मंट है। अब देखिएगा MENT, MENT, आपके पास ऑप्शन बचा है A और C। अब देखिए कमिट, COMMIT, कमिट, किसी कार्य को संपादित करना, जैसे मैं कहता हूँ कमिट सुसाइड, आत्महत्या कर लेना, ठीक है, तो कमिट से कमिटमेंट बना हुआ है, कमिट से कमिटमेंट बना हुआ दोस्तों, और मेंट में MENT ऐड होता है। क्लियर, इसलिए यहाँ आपका राइट ऑप्शन क्या हुआ दोस्तों, COMMIT, MENT, कमिटमेंट। तो देखो COMMIT, MENT कैंसिल, या सिंगल है, यहाँ देखिए कमिटमेंट, तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो गया, C। और किसी से कमिटमेंट कर लेने का मतलब क्या हुआ, किसी से वादा कर लेना, किसी से करार कर लेना, कमिटमेंट। क्लियर, नेक्स्ट आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 9 क्या, देखिए फ्रेंड्स, चेंज द सेंटेंस इन पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में सेंटेंस देखना है। तो सबसे पहले हमने आपको पहले वाले टेस्ट में सोल्यूशन में बताया था कि पैसिव देखने का तरीका है, सबसे पहले वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, उसके बाद सेंटेंस यदि फर्स्ट फॉर्म दे रखी हो तो आपको ऑप्शन में ढूंढना है इज, आर, एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म,
यदि सेकंड फॉर्म दे रखी हो तो ढूंढना है वॉज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और यदि हेल्पिंग वर्ब के साथ में वी फर्स्ट में आईएनजी दे रखा है तो ऑप्शन में हेल्पिंग वर्ब प्लस बीइंग देखना है, ठीक है। और पहले से ही थर्ड फॉर्म दे रखी हो हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म तो ऑप्शन में ढूंढना है बीन प्लस थर्ड फॉर्म। क्लियर दोस्तों। और मॉडल हो, ध्यान रखिएगा, मॉडल हो तब आपको देखना है बी प्लस थर्ड फॉर्म। क्लियर फ्रेंड्स। तो इसी ट्रिक को काम में लेते हुए आप अपने क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सबसे पहले देखिएगा, हु गेव यू आइसक्रीम। देखिए वर्ब की कौन सी फॉर्म आ रही है फ्रेंड्स, गेव वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो ऑप्शन में क्या ढूंढना है, वॉज वर। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड में वॉज वर। तो देखिए वॉज वर कहाँ है, पहले में हैज है कैंसिल, दूसरे में देखो वर है, तीसरे में वॉज है, चौथे में हैड है, तो ये दो तो पहले ही कैंसिल हो गए ना। अब आपके दो ऑप्शन बचते हैं। अब आपका देखिए सब्जेक्ट केस क्या है, हु आपका सब्जेक्ट था और यू आपका ऑब्जेक्ट है। पैसिव हमेशा ऑब्जेक्ट से शुरू होता है, इट मीन्स यू के साथ में वर का यूज होना चाहिए। तो देखिएगा वर यू कहाँ है, बी ऑप्शन में देखिएगा वर यू। क्लियर। आप दूसरा लॉजिक आप लगा सकते हैं, जब भी सेंटेंस में हु से कोई क्वेश्चन दिया हुआ हो तो हु का पैसिव बनाते हैं बाई हुम। क्लियर। तो देखिएगा हु पहले इसमें दिया हुआ है, बाई हुम या हु, तो ऑप्शन आपके बी और सी होंगे। बाई हुम के बाद में क्या लेना है आपको, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब भी हम इस प्रकार का पैटर्न काम में लेंगे तो हु से क्वेश्चन दिया हो तो आपको क्या करना है, बाई हुम। अब जरूरी नहीं दोस्तों कि बाई लगे, जैसे नो क्रिया होती है KNOW, वहाँ टू का प्रयोग होता है, बाई नहीं लगता। ध्यान रखिएगा, जैसे नो होता है ना दोस्तों, तो नो के साथ थर्ड फॉर्म बनाएंगे पैसिव में तो टू का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, टू का प्रयोग करते हैं। नॉन टू क्या लिखते हैं, नॉन टू का प्रयोग करते हैं दोस्तों। इसलिए आप ध्यान रखें कि नो होने पर KNOWN, नॉन टू, फिर सब्जेक्ट जोड़ते हैं। क्लियर। सरप्राइज्ड एट, सेटिस्फाइड विद, ऑब्लाइज्ड टू, प्लीज्ड विद। तो ध्यान रखिएगा, अक्सर स्टूडेंट रट लेते हैं इस चीज़ को कि बाई हु का बाई हुम, हु का बाई हुम। नो माय डियर, ध्यान रखिएगा, हमेशा बाई नहीं होगा। आपकी वर्ब क्या है उस वर्ब के अनुसार आएगा। यदि वर्ब में आपके यहाँ पर अगर नो दिया होता, ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर यहाँ होता KNEW, न्यू होता, तो यहाँ पर आपका पैसिव बनता टू हुम। क्या बन जाता दोस्तों, टू हुम बन जाता। क्लियर, क्योंकि नो के साथ बाई नहीं लगता। तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया कि कैसे पैसिव फाइंड आउट किया अपन ने। सबसे पहले बाई हुम, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लेनी है, उसके बाद में हु वाले सेंटेंस में जो क्रिया के बाद में ऑब्जेक्ट दिया हुआ था उसको सब्जेक्ट बना देंगे, और फिर वर्ब में जैसे बी लगाना है, बीइंग लगाना है या बीन लगाना हो, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है। क्लियर फ्रेंड्स। तो इस प्रकार अपन आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है देखिएगा, कन्वर्ट द सेंटेंस इन इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट में वाक्य को बनाना है। अब आपको पता है इनडायरेक्ट में सबसे पहले सेंटेंस देखो किस प्रकार का है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। देखो दोस्तों, सी आस्क्ड, इज इंटरोगेटिव है। अब आप देखिएगा, इज द सेक्रेटरी कमिंग टू द मीटिंग। जब भी सेंटेंस इंटरोगेटिव हो तो इनडायरेक्ट बनाने पर इंटरोगेटिव को एसरेटिव में बदलते हैं। पहली कंडीशन, क्वेश्चन को एसरेटिव में बदलेंगे, और जब एसरेटिव में बदलेंगे तो हेल्पिंग वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के बाद चली जाएगी। क्लियर। देखिए दोस्तों, इंटरोगेटिव सेंटेंस को इंटरोगेटिव चेंजेस इनटू एसरेटिव। इंटरोगेटिव को एसरेटिव में चेंज करेंगे, पहली कंडीशन। जैसे एसरेटिव में चेंज करेंगे तो अगर इज आर एम हो तो हो जाता है वॉज वर। क्लियर फ्रेंड्स, क्योंकि प्रेजेंट का बनता है पास्ट। चलिएगा, यहाँ पर इज बाद में जाएगा तो यहाँ हो जाएगा वॉज। क्या हो जाएगा दोस्तों, वॉज। और कंजक्शन क्या होगा, हमेशा इनडायरेक्ट सोल्व करते टाइम पर सबसे पहले देखो वाक्य में टाइम एडवर्ब है क्या,
वाक्य में कंजक्शन देखिएगा तो सबसे पहले टाइम एडवर्ब दी हुई नहीं है, कंजक्शन देख लीजिएगा। तो इंटरोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं उसमें कंजक्शन क्या होता है ये बताइएगा। तो कंजक्शन सेंटेंस के अकॉर्डिंग, जैसे इंटरोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं इफ़ और वेदर कंजक्शन लगता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस में कंजक्शन की अगर मैं बात करूं तो कंजक्शन होता है दोस्तों आपका इफ़ और वेदर। अब देखिएगा इफ़ का प्रयोग कब होता है और वेदर कब होता है, जब सेंटेंस में और नॉट का प्रयोग हो। देखिएगा और नॉट का प्रयोग है उस सिचुएशन में वेदर होता है, अदरवाइज इफ़ का प्रयोग करते हैं। देखिएगा यहाँ इस दिया हुआ है तो सबसे पहले इफ़ कंजक्शन, पहले में दैट कंजक्शन है, कैंसिल कर दीजिएगा। दूसरे में इफ़ कंजक्शन है, तीसरे में इफ़ है और चौथे फोर्थ सेंटेंस में भी इफ़ दिया है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम, तो यहाँ इज दिया है देखिए दोस्तों, और इज का चेंज होता है इज आर एम वॉज वर में। तो देखिएगा द सेक्रेटरी वॉज, तो वॉज जहाँ नहीं है कैंसिल कर दीजिएगा। बी में देखिए क्या है सेक्रेटरी वॉज, सी ऑप्शन में क्या है इज, तो ये आपका कैंसिल हो गया। फोर्थ में क्या है इफ़ द सेक्रेटरी वॉज। अब देखिएगा दोस्तों यहाँ पर कंडीशन क्या है आपके पास ऑप्शन में, बी और डी दो ही ऑप्शन ऐसे हैं जो आपके आंसर हो सकते हैं। तो चलिएगा बी आपके देखिएगा यहाँ पर दैट और इफ़ दोनों लगे हुए हैं तो ये कैंसिल हो गया, ठीक है, दैट और इफ़ कंजक्शन तो कैंसिल। आंसर क्या हो गया आपका, डी ऑप्शन आपका आंसर हो गया। फिर से देख लीजिएगा कंजक्शन देखेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस में इफ़ और वेदर, तो इफ़ कहाँ कहाँ है, जिसमें इफ़ नहीं है कैंसिल। दैट यहाँ देखिए दैट और इफ़ दोनों हैं कैंसिल, इसके बाद यहाँ इफ़ है, इसके बाद यहाँ इफ़ है। तो आपका आंसर जो हुआ वो क्या हुआ कि इफ़ जिसमें नहीं हो तो कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो आया राइट आंसर वो आपका हो गया डी ऑप्शन, सी आस्क्ड इफ़ द सेक्रेटरी वॉज कमिंग टू द मीटिंग। अब एक चीज़ और समझिएगा दोस्तों, यदि वाक्य में कमिंग के साथ कोई प्लेस एडवर्ब होती, ध्यान रखिएगा, अगर सेंटेंस में कमिंग हियर दिया हुआ था, जैसे मैं यहाँ कहूँ दोस्तों कि कमिंग हेयर, अगर ऐसा लिखा हुआ आता तो आप ध्यान रख सकते हैं दोस्तों कम हेयर अर्थात कमिंग हेयर को गोइंग देयर में चेंज करते हैं, कम को गो में चेंज करते हैं तो गोइंग देयर आ जाता। क्या होता दोस्तों गोइंग देयर, कम हेयर को चेंज करते हैं गो देयर में, तो कमिंग हेयर चेंज हो गया गो देयर। देखिए हेयर प्लेस एडवर्ब है तो प्लेस एडवर्ब भी चेंज होती है, टाइम एडवर्ब भी चेंज होती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 11। बात समझ में आ रही है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आप कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, आप कमेंट करें। और कौन से क्वेश्चन में आपको डाउट लग रहा है, कौन सा क्वेश्चन आपको थोड़ा सा से फील हो रहा है कि ये तो थोड़ा टफ क्वेश्चन है, आप कमेंट करके मुझे बताएं। और अगर रूल आपको समझ में नहीं आ रहा तो वो भी आप मुझे बताएंगे। क्लियर फ्रेंड्स, और ऐप को आप ज़रूर डाउनलोड कर लेवे। देखिएगा चेंज द सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट में सेंटेंस चेंज करना है। क्या करेंगे देखो, द बैगर सेड, भिखारी ने कहा, क्या कहा, पोवर्टी इज अ ग्रेट कर्स। यहाँ इसको कैपिटल लिखना होगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब भी सेंटेंस एसरेटिव स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट लेटर मस्ट बी कैपिटल लेटर, क्योंकि आपके पंक्चुएशन का टॉपिक है दोस्तों, उसमें आएगा ऐसा, तो पी आपका कैपिटल हो जाएगा। अब देखिए सेंटेंस में क्या कह रहा है, पोवर्टी इज ए ग्रेट कर्स, गरीबी बहुत बड़ा अभिशाप है। पोवर्टी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है, पोवर्टी इज ए ग्रेट कर्स, ये क्या है, एक स्टेटमेंट हो गया दोस्तों, यूनिवर्सल फैक्ट की बात होगी एक। तो जब कभी भी किसी सेंटेंस में यूनिवर्सल फैक्ट दिया हुआ हो, फिर से समझना, जब कोई इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट हो, यूनिवर्सल फैक्ट हो, मैथमेटिकल कैलकुलेशन हो, ज्योग्राफिकल फैक्ट्स हो, साइंटिफिक फैक्ट्स हो, मैं कहूँ वैज्ञानिक तथ्यों की बात हो रही हो, जैसे पानी 100 डिग्री पर वाष्प बन जाता है, ठीक है, ये साइंस की बात हो गई, पानी 0 डिग्री पर बर्फ बन जाता है। क्लियर, तो ये तो विज्ञान की बात है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व में उदय होता है। मैं कहूँ द सन सेट्स इन द वेस्ट, तो ये भी ज्योग्राफिकल बात है, यूनिवर्सल बात हो गई। अब यदि आपको ये कहा जाए कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, तो ये सभी स्टेटमेंट है दोस्तों, इडियम फ्रेज, स्लोगन्स, प्रोवर्ब्स, इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट, इनमें कभी भी चेंजिंग नहीं होता है दोस्तों, ये हमेशा जिस फॉर्म में होते हैं उसी में रहते हैं। जैसे प्रेजेंट है
जनरली ध्यान रखना सिंपल प्रेजेंट टेंस में होते हैं, उनका टेंस नहीं बदला जाता। तो चलिए यहाँ इसका टेंस नहीं बदला जाएगा दोस्तों। पहली कंडीशन, टेंस नहीं बदलेंगे तो सेंटेंस देखिएगा जिसमें बदला हुआ है उसको कैंसिल कर दीजिएगा। पहले में देखिए पॉवर्टी हैज़, तो ये कैंसिल हो गया। दूसरे में देखिएगा इज, तीसरे में देखिएगा वॉज, कैंसिल कर दीजिएगा। फोर्थ में देखिएगा हैड बीन, ये भी आपका कैंसिल। तो दोस्तों आपका आंसर आ गया, आपको ज़्यादा देखने की आवश्यकता नहीं पड़ी। अब सपोज मान लीजिए यदि दो ऑप्शन ऐसे होते जिसमें इज दिया होता, सेम सेंटेंस होता, तो आपको देखना होता कंजक्शन। एसरेटिव वाक्यों में दैट कंजक्शन लगता है। क्लियर फ्रेंड्स? एसरेटिव इट मीन्स मैं ये कहूँ कि यदि कोई सेंटेंस नाउन या प्रोनाउन से शुरू हो, नाउन या प्रोनाउन से शुरू हो तो दैट कंजक्शन लगता है। क्लियर? और यदि सहायक क्रिया से शुरू हो तो इफ या वेदर लगता है, और वर्ब से शुरू हो, फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो, मेन वर्ब से शुरू हो, तो फिर वहाँ टू कंजक्शन का कार्य किया जाता है। क्लियर? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है देखिएगा, चूज द करेक्ट वन वर्ड फॉर द गिवन सेंटेंस। आपको वन वर्ड बताना दोस्तों कि ए बिल्डिंग वेयर एयरक्राफ्ट्स आर केप्ट बिटवीन फ्लाइट्स। देखिए एक ऐसी बिल्डिंग जहां पर एयरक्राफ्ट्स आर केप्ट, जहां एयरक्राफ्ट रखे जाते हैं, ठीक है दोस्तों, बिटवीन फ्लाइट्स से, फ्लाइट्स के बीच में, जहां फ्लाइट्स हैं वहां बहुत सारे एयरक्राफ्ट अगर रखे जाते हैं तो उस प्लेस को क्या कहेंगे, उस बिल्डिंग को क्या कहेंगे। तो सबसे पहले आपको वोकेब ध्यान रखना है दोस्तों, और मैंने फिर से कह रहा हूँ लेक्सिको डिक्शनरी जो है lexico.com, आप जैसे ही गूगल पे सर्च करेंगे lexico.com, उस पर आप वर्ड डालेंगे तो आपको प्रत्येक वर्ड का एनालिसिस मिलेगा, उसका सिनोनिम भी मिलेगा, सेंटेंस में उसका यूज़ भी मिलेगा। तो देखिएगा पहला वर्ड आपके पास में आता है बाउल वर्ड। बाउल वर्ड, बाउल वर्ड, तो बाउल वर्ड क्या है दोस्तों? बाउल वर्ड मीन्स होता है मल्टी रोड। ध्यान रखिएगा, मल्टी रोड, जहाँ बहुत सारी सड़कें। आजकल मॉडर्न इंग्लिश में, इन अमेरिकन इंग्लिश, ध्यान रखिएगा दोस्तों, इन अमेरिकन इंग्लिश, इन अमेरिकन इंग्लिश, इन अमेरिकन इंग्लिश, अमेरिकन इंग्लिश में जो मल्टी रोड वर्ड होता है, मल्टी रोड्स, बहुत सारी रोड, जैसे आजकल अपन हाईवे पे देखते हैं 6 लेन, 7 लेन, 8 लेन, तो ये अलग अलग एक ही रोड पर जो खूब रोड जाती हैं उसको कहते हैं हम बाउल वर्ड। क्लियर फ्रेंड्स? क्या कहेंगे उसको? बाउल वर्ड। यानी कि बहुत सारी सड़कें, बहुत सारी सड़कें, अगर बहुत सारी सड़कें हैं, जैसे हाईवे है, इस हाईवे के ऊपर एक लाइन ये है और दूसरी लाइन ये है, तीसरी लाइन ये है, तो इस प्रकार ये अलग अलग लाइनें जो जा रही हैं ना दोस्तों, इसको अपन कहते हैं बाउलेवार्ड, बाउलेवार्ड। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फोर्थ एस्टेट। ध्यान रखिएगा, फोर्थ एस्टेट, चौथा आधार स्तंभ हमारा क्या है? मीडिया। ध्यान रखिएगा, तो फोर्थ एस्टेट है हमारा प्रेस है, जर्नलिज्म है, जर्नलिज्म पत्रकारिता जिसको मैं कह रहा हूँ। तो देखिएगा प्रेस जो प्रोफेशन है जर्नलिज्म का, उसके लिए लिया जाता है, पत्रकारिता के लिए फोर्थ स्टेट। पत्रकारिता क्या है? फोर्थ स्टेट है जर्नलिज्म, प्रेस प्रोफेशन के रूप में। अब आता है डॉकयार्ड। अब डॉकयार्ड क्या होता है दोस्तों? जहाँ पर एयरक्राफ्ट को ठीक किया जाता है, ठीक है, जैसे गाड़ी मोटर ठीक की जाती है उसको गैरेज कहते हैं अपन, ठीक उसी प्रकार से डॉकयार्ड जो होता है जहाँ जहाज़ों की मरम्मत होती है, जहाज़ों की मरम्मत वाला स्थान, मरम्मत वाला स्थान जो होता है उसको डॉकयार्ड कहते हैं दोस्तों। क्लियर? अगला आता है हैंगर, HANGAR। हैंगर, हैंगर होता है एक ऐसी बिल्डिंग जिसके ऊपर एयरक्राफ्ट रखा जाता है। अ बिल्डिंग वेयर एयरक्राफ्ट्स आर केप्ट, जहाँ एयरक्राफ्ट रखे जाते हैं उसको कहते हैं हैंगर। क्लियर फ्रेंड्स? तो हैंगर एयरक्राफ्ट रखने का स्थान है। बात समझ में आ गई दोस्तों? अक्सर ध्यान रखिएगा ये वोकेब है आपका,
और वोकेब क्लियर होना जरूरी है। बाउलीवार्ड बहुत सारी रोड होती हैं। फोर्थ एस्टेट चौथा स्तंभ मीडिया है, प्रेस है, जर्नलिज्म है। डॉकयार्ड जहाज़ों को ठीक करते हैं, वो स्थान को कहते हैं। और हैंगर कहते हैं जहाँ पर एयरक्राफ्ट रखे जाते हैं, उसको क्या कहेंगे? हैंगर कहेंगे। क्लियर फ्रेंड्स? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है? रीअरेंज द सेंटेंस। बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस देखिएगा दोस्तों। मैनी पीपल एडवाइज्ड मी अगेंस्ट ऑप्टिंग फॉर इंग्लिश। बहुत सारे लोगों ने मुझे सलाह दी। एडवाइज्ड मी, मुझे सलाह दी। और क्या सलाह दी है आपको? अगेंस्ट ऑप्टिंग फॉर इंग्लिश, अंग्रेजी भाषा को ऑप्ट करने के लिए कि आप इंग्लिश भाषा ले लीजिए। अब देखिएगा, यहाँ इंग्लिश की बात कर ली। अब आप क्या करेंगे कि आपको ये सलाह दी तो आप क्या करेंगे? डिसाइड करेंगे ना बाद में। जब मैंने आपको किसी काम के लिए सलाह दे दी कि आप ऐसा कर लीजिए, अब आप क्या करेंगे? डिसाइड करेंगे। पहले हम किसी एडवाइस लेते हैं, उसके बाद हम खुद डिसाइड करते हैं। तो देखिएगा हमने क्या डिसाइड किया? द रीज़न इज़ लव द सब्जेक्ट। कारण ये है इज़ आई लव द सब्जेक्ट, मुझे सब्जेक्ट से प्रेम है। सिमिलरली आई चूज़ पॉलिटिकल साइंस, समान रूप से मैंने पॉलिटिकल साइंस को चूज़ कर लिया। सिमिलरली, ध्यान रखिएगा, आई चूज़ पॉलिटिकल साइंस, आई डिसाइडेड टू ऑप्ट फॉर इट। ध्यान रखिएगा दोस्तों, सेंटेंस में किस वर्ब की बात हो रही है। मैंने पहले भी कहा आपको कि हमेशा बेसिक स्ट्रक्चर देखिएगा, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। यदि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का स्टेटमेंट सेंटेंस में दिया हुआ है तो या तो आगे वाला सेंटेंस सब्जेक्ट के लिए आएगा और या ऑब्जेक्ट की बात करेगा और या वर्ब की बात करेगा। क्लियर? तो देखिएगा, सब्जेक्ट की बात करें तो मैनी पीपल के बारे में स्टेटमेंट नहीं है ना। दूसरा, आपको मी अगेंस्ट ऑप्टिंग फॉर इंग्लिश, तो इंग्लिश को ऑप्ट करने की बात हो रही है। इसलिए अगला जो सेंटेंस होगा वो या तो पीपल के संदर्भ में होगा कि लोगों ने एडवाइस दी और मैंने क्या कर लिया, उसको ऑप्ट किया या नहीं किया। तो देखिएगा, आई डिसाइडेड टू ऑप्ट फॉर इट, तो फर्स्ट नंबर पर आपका क्या जाएगा? आई डिसाइडेड टू ऑप्ट इट। अब इसके बाद जब आपने निश्चय कर लिया, फिर क्या किया आपने? डिसाइड कर लिया। क्यों किया? क्योंकि उसका कारण आप बताएंगे। रीज़न, आपने कोई चीज़ पसंद, सलाह ली, पहले सलाह लेके आपने डिसीजन किया कि मुझे ये चीज़ लेनी है। अब आप कारण बताएंगे आपको ये क्यों लेना है। रीज़न क्या था इसका? तो आपने कहा था रीज़न इज़ आई लव द सब्जेक्ट। रीज़न ये था कि मुझे वो सब्जेक्ट क्या था? अच्छा लगा। अब देखिएगा, सिमिलरली, समान रूप से, पहले जो कंडीशन बताई है सिमिलरली, समान रूप से, वही कंडीशन। देखो आपको रीज़न क्या था? आई लव द सब्जेक्ट। समान रूप से आई चूज़ पॉलिटिकल साइंस, मैंने उसी रूप में पॉलिटिकल साइंस को चुन लिया। क्लियर? और आई फाइंड पॉलिटिकल साइंस एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग। तो आपका फोर्थ नंबर पे क्या हो गया दोस्तों? आई फाइंड पॉलिटिकल साइंस एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग। ये वर्ड यहाँ पर आपका क्लियर हो जाता है। तो देखिएगा, ऑप्शन में देखिएगा, आर, पहले आर होगा, फिर पी होगा, फिर क्यू एस, आर पी क्यू एस, ऐसा ऑप्शन कहाँ है? तो आर पी क्यू एस। देखिएगा, दो ऑप्शन आपके आर से शुरू हो रहे हैं, ये दो तो आपके आंसर हो ही नहीं सकते। अब आर पी एस क्यू और आर पी क्यू एस, तो एस को अगर आप देखेंगे, एस में क्या है कि आई फाइंड पॉलिटिकल साइंस एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग। मैंने पाया कि पॉलिटिकल साइंस जो है, राजनीति विज्ञान, वो एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग, पूरी तरह से रुचिपूर्ण है। लेकिन सिमिलरली आई चूज़, समान रूप से मैंने चुना नहीं, पहले मैंने चुना। क्यों चुना? आगे उसका कारण बाद में आएगा। तो पहले आएगा आपका क्या होगा? सिमिलरली, समान कंडीशन, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट आएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा आर पी क्यू एस। तो आर पी क्यू एस ये आपका राइट आंसर हो गया, आर पी क्यू एस। क्लियर? बात समझ में आ गई दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है? बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। देखिएगा, बैक मीन्स वापस, टू द ड्राइंग बोर्ड, ड्राइंग बोर्ड की तरफ वापस लौट जाना। अब जब आप कभी वापस लौटते हैं हम ड्राइंग बोर्ड की तरफ, जैसे यहाँ ध्यान रखिएगा, DRAW, ड्राइंग, ड्राइंग का मतलब क्या हुआ? चित्र बनाना। तो फ्रेंड्स, हम कोई चित्र बना रहे हैं और फिर वापस हम बनाने लगते हैं उसको। एक बार गलती हो गई ना, एक बार सफल नहीं हुए तो दोबारा से प्रयास करेंगे।
तो ध्यान रखिए, बैक टू द ड्राइंग बोर्ड का अर्थ हो गया असफल होकर के लौटना। बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, असफल होकर के लौटना। अब ऐसा ऑप्शन कहाँ है जहां आपको असफल प्रयासों की बात कर रहा हो, असफलता की बात कर रहा हो। कैसे? देखिएगा, बोर्ड पर ड्राइंग बनाने में असफल हुआ तो उसको वापस भेज दिया। क्यों? बोर्ड पर ड्राइंग बनाने में असफल रहा, फेल हो गया, बोर्ड पर ड्राइंग नहीं बना सका, इसलिए उसको क्या कर दिया? वापस भेज दिया। तो देखिएगा, स्टार्टिंग ऑल ओवर अगेन आफ्टर ए फेल्ड अटेम्प्ट, एक बार असफल हुआ तो उसको वापस से स्टार्ट किया गया। स्टार्टिंग ऑल ओवर अगेन, सब कुछ फिर से शुरू करना। ए फेल्ड अटेम्प्ट, असफल प्रयास। देखो, ड्राइंग में क्या हुआ? ड्राइंग बनाने में वो फेल हो गया। ड्राइंग बनाने के उसके प्रयास क्या थे? फेल हुए। तो यहाँ आपको याद रखने के लिए दोस्तों कोई भी लॉजिक काम में ले सकते हैं। बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, स्टार्टिंग ऑल ओवर अगेन आफ्टर ए फेल्ड अटेम्प्ट, ये इसका आपका राइट आंसर होगा। क्योंकि गोइंग टू द मीटिंग रूम डिस्कस, देखो ड्राइंग बोर्ड में वापस जाना, बैक वापस लौटना, ड्राइंग बोर्ड, ड्राइंग बनाने वाले बोर्ड को वापस ले आया, तो डिस्कस करने के लिए नहीं लाएगा, फिर से वो क्या करेगा? प्रयास करेगा। तो यार डिस्कस नहीं करेगा दोस्तों, मीटिंग नहीं होगी, डिस्कस नहीं होगा। ड्राइंग बोर्ड टू द डिस्कस, एक्चुअल ए सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। यहाँ पर फेल्ड अटेम्प्ट है, असफल प्रयासों की बात है। जब व्यक्ति किन्हीं प्रयासों में असफल होता है तो हम कहते हैं बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। क्लियर? तो आपका राइट आंसर क्या हुआ? ए ऑप्शन आपका राइट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा क्या कह रहा है फ्रेंड्स। ऑफ माई फ्रेंड्स हावंट सीन मी प्रेजेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा दोस्तों, यहाँ इस क्वेश्चन में सबसे पहले आप देखें, ब्लैंक्स के बाद आपको प्रेपोजिशन दे रखा है ऑफ, और ऑफ प्रेपोजिशन के बाद में जो नाउन है वो आपकी कैसी है? प्लूरल है। क्लियर दोस्तों? प्लूरल नाउन या प्रोनाउन जो भी आएगा वो प्लूरल है। तो ऑफ के पहले यहाँ पर आने वाला जो भी डिटर्मिनर है वो कैसा होगा? इस चीज़ को देखिएगा। ऑफ माई फ्रेंड्स हैवंट सेंट मी ब्लैंक्स प्रेजेंट, दोस्तों ने नहीं भेजा। क्या? कितने दोस्तों ने? नाउन कैसी है? प्लूरल, काउंटेबल नाउन है, इसलिए यहाँ पर आने वाला वर्ड भी प्लूरल को आइडेंटिफाई करना चाहिए। देखिएगा, सम, सम, एनी, सम, तो एनी ऑफ का प्रयोग नहीं होता दोस्तों, तो ये तो कैंसिल हुआ। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। सेंट मी प्रेजेंट, और प्रेजेंट का अर्थ यहाँ पर क्या है? उपहार। ठीक है दोस्तों, प्रेजेंट ये नाउन के रूप में है, वर्ब के रूप में नहीं है। प्रेजेंट और प्रेजेंट, प्रेजेंट वर्ब का रूप है, प्रेजेंट नाउन का रूप है, उपहार, भेंट। ठीक है, तो देखिएगा प्रेजेंट है, ये क्या है? अनकाउंटेबल फॉर्म का रूप है, अनकाउंटेबल। ठीक है, मैं कहूँ सिंगुलर का रूप है, सिंगुलर, और यदि मैं कहता प्रेजेंट्स तो प्लूरल हो जाता। तो सिंगुलर है प्रेजेंट, प्रेजेंट वर्ड क्या है? सिंगुलर नाउन है, इसलिए देखिएगा ए फ्यू का प्रयोग प्लूरल में होता है, कैंसिल। फ्यू का प्रयोग प्लूरल के लिए होता है। अब बचा आपके पास में, देखिएगा ये कैंसिल हो चुका, तो राइट आंसर क्या हो गया आपका? सम और एनी। ध्यान रखिएगा दोस्तों, फ्यू का जो प्रयोग है ये कब होता? यदि यहाँ पर आगे नाउन आपकी प्लूरल होती, प्लूरल नाउन। अगर प्लूरल नाउन की बात करते तो फ्यू का प्रयोग कर लिया जाता। फ्यू नेगेटिव सेंस में होता है, एफ्यू पॉजिटिव सेंस में होता है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गई होगी बात कि यहाँ आपका आंसर सम और एनी में से आगे क्या हुआ? एनी आया, पहले सम आया, क्योंकि पहले फ्रेंड्स की बात हो रही तो सम ऑफ माय फ्रेंड्स। सम का प्रयोग काउंटेबल, अनकाउंटेबल दोनों में किया जाता है दोस्तों, काउंटेबल और अनकाउंटेबल, तो सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। तो राइट आंसर हो गया आपका सम और एनी। ध्यान रखिएगा एनी का यूज़ कहाँ कहाँ होता है। यदि किसी वाक्य में, एनी का यूज़ बता रहा हूँ दोस्तों, यदि किसी वाक्य में हार्डली, रेयरली, स्कार्सली, हार्डली, रेयरली, स्कार्सली, सेल्डम, नॉट, नो, नन,
नॉट, नाउ, नन। अगर ये दिए हुए हों तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, वाक्य में एनी का प्रयोग किया जाता है। नेगेटिव सेंस है, हार्डली, रेयरली, स्कार्सली, सेल्डम, बेयरली, ये एनी लेते हैं। तो यहाँ सेंटेंस में देखो कोई ऐसा एडवर्बियल केस नहीं दिया हुआ था, फिर भी आपको ध्यान रखना है कि ये क्या है, सिंगुलर फॉर्म में है और फ्यू का प्रयोग प्लूरल के लिए किया जाता है। क्लियर। और प्रेजेंट जो काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है, तो प्रेजेंट वर्ड तो काउंटेबल है, ध्यान रखना। गिफ्ट, प्रेजेंट से प्रेजेंट्स बनता है दोस्तों। प्रेजेंट जो शब्द है ना, ये तो काउंटेबल है, इससे बन जाएगा प्रेजेंट्स। तो ये तो क्या हुआ, प्रेजेंट का मतलब उपहार, काउंटेबल, और ये हो गया बहुत सारे उपहार। तो सिंगुलर से प्लूरल बनाया अपन ने, इसलिए आपके पास यहाँ ये क्लियर हो गया कि सेंटेंस में आया हुआ जो प्रेजेंट वर्ड है वो सिंगुलर फॉर्म काउंटेबल है, इसलिए सम का प्रयोग काउंटेबल में होता है, अनकाउंटेबल। अगर सेंटेंस में यहाँ प्रेजेंट, क्योंकि सम यहाँ हो चुका तो दूसरा क्या होगा, फ्यू तो होगा नहीं, तो एनी का प्रयोग होगा। क्लियर। 2 बार सम का प्रयोग ऑप्शन में नहीं है, तो आपका राइट आंसर डी ऑप्शन हो गया। क्लियर फ्रेंड्स, बात समझ में आ गई दोस्तों। तो ये आपका थर्ड टेस्ट जो आपने दिया, और फ्रेंड्स आपने देख लिया होगा, आपके डाउट्स भी क्लियर हो गए होंगे कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही है, आपने कहाँ गलती की थी और कौन सी गलती की थी, कौन सा रूल अप्लाई हुआ है। अब आपका जो नेक्स्ट टेस्ट जो होने वाला है, 4th टेस्ट, उसको भी आप ऑनलाइन टेस्ट देंगे। जिन स्टूडेंट्स ने पहले नहीं दिया था वो ज़रूर ऑनलाइन टेस्ट देवें और अपने आप को एग्जामाइन करें। यदि आपने, मैं फिर से कह रहा हूँ, यदि आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो फ्रेंड्स आप ऐप डाउनलोड कर लेवे। 1 जुलाई से कंटिन्यू आपके पास में वीडियो, PDF और टेस्ट अवेलेबल हो जाएंगे। अभी ऑनलाइन टेस्ट हमारा चल रहा है, तो आप ऑनलाइन टेस्ट देवें, जिससे आप अपनी परफॉर्मेंस चेक कर सकें कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही है। तो थैंक यू फ्रेंड्स। अगला पोर्शन जो आपका GK GS का आने वाला है, रीजनिंग का, उसके लिए आप देखते रहिएगा और जुड़े रहिएगा फेबुलस एकेडमी के वेब प्लेटफॉर्म से। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।